वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, जो भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, स्कॉलर हैं। भारत की जो नीति आयोग से पहले जो इदारा था उसके वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उसमें यूएनडीपी के लिए भी काम चुके हैं। ही हैज़ बोथ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, एकेडमिक, पॉलिसी एक्सपीरियंसेस। और उनकी ये नई किताब है, इंडिया आउट ऑफ वर्क, रीथिंकिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा। ये ब्लूम्सबरी से पब्लिश हुई है। इट इज़ अ वेरी, मतलब टाइमिंग बहुत परफेक्ट है सर इस किताब की। और इसमें यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ क्राइसिस जो हो रही है इंडिया की, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आप कह सकते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे कहूँ कि थोड़े दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले इंग्लिश में एक शो किया था अबाउट द चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 2-3 क्या 5 साल से एक जो लोग कहते हैं चाइना 2.0, चाइना शॉक 2.0 जो कहते हैं, दैट इज़ अबाउट दिस न्यू चाइनीज स्ट्रैटेजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस। ये हद हो गई है कि 50% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब चाइना में है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है चाइना का वो 30% से ज़्यादा हो गया है। यानी दुनिया में अगर 3 चीज़ें बनती है तो एक उसमें से चाइना में बनता है। सो दिस इज़ बिकम ए बिग क्राइसिस फॉर यूरोप की मिसाल के तौर पे। यूरोप की मार्केट देखिए, इससे जब चाइना डोमिनेट करने लगता है, आप अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें बेचने लगता है, तो आपकी इंडस्ट्रीज चले जाते हैं, जिससे जॉब्स चले जाते हैं, और इकोनॉमीज बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट। आपको याद होगा सर, जब गलवान का एपिसोड हुआ था तो भारतवासियों ने चाइनीज़ टेलीविज़न वगैरह को सड़कों पे फेंका था, तोड़ा था। बड़ा जोश हुआ था कि हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे। तो मैं देखा कि उस साल 65 बिलियन का इंपोर्ट्स था और कुछ 20 प्लस बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स थे भारत से। भारत के एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल में चाइना और हांगकांग को मिलाएं तो 2 बिलियन डॉलर कम हो चुके हैं, 27 से शायद 25। और जो एक्सपोर्ट्स डबल से ज़्यादा हो गए, इंपोर्ट्स यानी चाइना से तकरीबन 150 बिलियन डॉलर खाली चाइना से 130 और कुछ 25 हांगकांग से हो चुके हैं। सो इट शोज अस के भारत भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग चीप लेबर वगैरह, इतना आत्मनिर्भरता की बात करता है, इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चर। और वो मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसी कि भारत के एक्सपोर्ट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, ना कि खाली कंज्यूमर। तो इट्स लाइक अ वेरी, जैसा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके सारे जो कंपोनेंट्स है वो चाइना से आते हैं। इट्स लाइक जैसे आप आईफोन असेंबल करते हैं, दवा भी आप वैसे ही असेंबल करते हैं, इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहे हैं। सो दिस हैज बिकम ए बिग क्राइसिस। तो पहले तो मैं आपको ये ट्रेंड दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें 2000 में, अगर आप देखें तो सारे के सारे G7 कंट्रीज वेर पार्ट ऑफ द टॉप 10 शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए, दिस इज द शेयर। ये बात रखिए दिमाग में कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हिस्सा है। तो अगर आप देखते हैं तो अमेरिका, 4 में से अगर 4 चीज़ें अगर दुनिया में बनती है तो उसमें से एक चीज़ अमेरिका में बन रही थी। अमेरिका क्लोज टू 26% ऑफ द ग्लोबल शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जापान दूसरी नंबर पे था, और चाइना ऑलरेडी 2000 में चौथी नंबर पे आ चुका था। फिर उसके बाद 2010 से चाइना हैज़ हैड द हाईएस्ट शेयर। 2010 में 20% था उसका शेयर, और उसके बाद 2025 में 31% शेयर हो गया। यानी 2010 में अगर 5 चीज़ें बनती थी दुनिया में तो एक चाइना में बनता था, अब 3 बनते हैं तो एक चाइना में बनता है। सो यू कैन सी। और इसका नुकसान आप अगर देखना चाह रहे तो जापान को देख लें आप, 20 से वो 5 हो गया है। इट्स अ शेयर ऑफ द जापानीज मैन्युफैक्चरिंग। ये जो होंडा टोयोटा बनाती है उसका ये बुरा हाल है। बट द मोस्ट पजलिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, भारत की पोजीशन जो 2000 में टॉप 10 में नहीं थी, 2010 में रीच 9, और 2025 में इट केम टू 5th पोजीशन। तो अगर आप ये वेबसाइट देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया इज राइजिंग इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में।
तो ये स्लाइड मैं संतोष जी को भेजा था शो करने से पहले ही, तो उनके पास से बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कमेंट आया था कि भाई आप गलत समझ रहे हो। तो मैंने कहा भाई आप आए हमारे शो पर और मुझे समझाए मैं क्या गलत समझ रहा। तो संतोष जी द फ्लोर इज योर्स। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दैट आप गलत समझ रहे हैं, वो स्टेटमेंट ही मेरा ओवर सिंप्लीफिकेशन था। तो आपकी एनालिसिस बहुत बेहतरीन है और उससे दुनिया वालों को बहुत उनका ज्ञानवर्धन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो अभी आपका जो ग्राफ चार्ट था उसमें एक आंकड़ा भारतवासियों को उनके ज्ञानवर्धन के लिए उस पर अपनी उंगली रखना चाहता हूँ। मैंने ये पाया अभी आपके उस चार्ट में कि 2000 में, यानी कि 25 साल पहले, चाइना का शेयर 6 to 7% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग था। हम आज बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। अच्छी बात है, खुशखबरी है। वो फिर भी 3-3.5% है। मतलब वो 25 साल पहले हमसे दुगने पे थे भाई। जी, बहुत बड़ी। तो इस भुलावे में हिंदुस्तान सरकार को नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तानी एकेडमिक्स को और हमारी दरबारी मीडिया को नहीं होना चाहिए, खास तौर से कि हम बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थ्राइव कर रहा है। और इस बात की बार बार चर्चा, बड़ी दुखद बात है, ये बार बार चर्चा होती है कि एप्पल मैन्युफैक्चर हमारे देश में कर रहा है और यूएसए को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, आप जैसे आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया कि उसकी सारी कंपोनेंट्स तो हम ताइवान और चाइना से मंगाते हैं। अगर आप ताइवान सारा उसमें अगर आप डब्बे में डाल देते हैं, चलिए कुछ आपकी कंपोनेंट्स यहाँ बननी हाल में शुरू हो रही हैं और और उसके लिए भी आप सब्सिडी दे रहे हो, ये बहुत दुखद बात है। तो खैर, मुख्य बात ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत आगे अभी जाना है। जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो दें। तो लेट मी स्टॉप देयर फॉर द मोमेंट एंड लेट्स नॉट pat ourselves on the back too much कि आर मैन्युफैक्चरिंग, अब मैं कल ही बिजनेस टुडे के शो में था और उसमें एक उनकी बिजनेस टुडे की बात सोचिए, बड़ी मैगजीन है, कवर पेज उन्होंने निकाला है जिसका टाइटल है सर्ज इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो मैंने उनको धिक्कारा, मैंने कहा आप किस बात की बात कर रहे हैं। फिर चलिए अब हम वापस आते हैं, आप तो मैं दो चीजें अपने सुनने वालों को अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि एक, कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो जरा सुनना छोड़ के देखना भी शुरू करें। सो आई वांट यू टू अलर्ट कि देयर आर सम चार्ट्स जो अगर आप देखें तो दे हैव ए रियल इम्पैक्ट राइट अवे। अगर मैं करते रहा हूँ तो इट विल नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट। दूसरी चीज ये है कि ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कीप दैट इन माइंड। जब भारत की आजकल जो ग्रोथ स्टोरी है वो सिर्फ एक ही आंकड़े पे निर्भर है कि भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और वो कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग, लेकिन वो 6.5% है। तो वो, हाँ, अगर आप सिर्फ कहें कि इंडिया ग्रोथ रेट इज 6.5, इट डजंट इम्प्रेस, क्योंकि भारत का जो विकसित भारत का गोल है अब तो 8-8.5% से ग्रो करना पड़ेगा टू रीच दैट गोल। सो इंडिया इज, if you wanted an honest headline, the honest headline is India is failing by 2% every year to achieve its growth target. लेकिन वो relative growth का इस्तेमाल करके it makes India look better, क्योंकि China went from being the fastest growing to the second fastest growing, जो that is the biggest development actually global economy में, जिसका indirect beneficiary for narrative purposes भारत बन गया है। तो ये दो चीज़ें आप दिमाग में ज़रूर रखें। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आई विल शो यू द एक्चुअल नंबर्स।
तो ये वर्ल्ड बैंक से मैंने ग्राफ निकाला है 1974 से लेकर 2025 तक जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है। तो अगर आप देखेंगे संतोष जी, तो देयर इज ओकेजनल स्पाइक्स तो हैं, बट द ओवरऑल ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि इट हैज बीन गोइंग डाउन रादर देन अप। अगर आप देखें 75 में जो था भारत का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, सबसे कभी 20% के ऊपर गया नहीं वो 19% के ऊपर था, बट इट वाज बेटर देन टुडेज। सो इट लुक्स एज इस तरह का कर्व है, वो इस तरह कर्व डाउनवर्ड्स है। सो दिस इज इटसेल्फ रियली ए बैड न्यूज ओवरऑल। और जो लोग ओवरली डिफेंसिव हो जाते हैं मोदी के ताल्लुक से, पहले तो आप खुश हो जाइए कि ये सिर्फ मोदी के उसमें नहीं है, ये शुरू से ट्रेंड लुक्स डाउनवर्ड्स, विच इज वेरी सैड। बट अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का देखें तो इट इज वो जो स्टीप डिक्लाइन जो दिख रहा है लास्ट 10 ईयर में, तो कोई छोटे मोटे स्पाइक्स हैं ऊपर के, बट ओवरऑल ट्रेंड इज लाइक ए प्रेसिपिस की तरह गिर रहा है। यू नो, इट इज लाइक अ वेरी ट्रबलिंग इन ग्राफ सिस्टम में, तो परेशानी की चीज है। तो मैं अब जरा नंबर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम संतोष जी से पूछेंगे। तो ये है हमारे आंकड़े। तो अगर आप द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल जीडीपी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का देखें जो ऑरेंज कलर में है, 2015 में 15.5% था और इट रिमेन्ड टिल अबाउट 2018 14.8%। उससे पहले अगर जाते तो 19% था, बट दैट वाज वेरी अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन अब जो है 2024 में 12.5% और 2025 का एस्टिमेट है 13.5%। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि आधे परसेंट से शायद बढ़ जाए 2026 में, बट वी डोंट नो ईरान वॉर का क्या असर होगा। बट राइट नाउ इफ यू कैन सी इट हैज ड्रॉप डाउन टू 12.5 to 13.5% है 2025 का वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट। जो भारत की सरकार एस्टिमेट करती है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, उसमें वो टैक्स भी ऐड कर देती है। तो टैक्स वगैरह ऐड करके वो थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं, बट दिस इज द वर्ल्ड बैंक का डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। तो मैं दो बातें थोड़ा सा आपने जो ग्राफ दिखाया और अभी और ये जो टेबल दिखाया उसके बारे में दो बातें खास तौर से करना चाहता हूँ जी। अगर आप वो आंकड़े देखें, ग्राफ पे थोड़ा सा नजर डालें, आप ग्राफ एक बार दिखा दीजिए फिर से। जी। मैं बोलता रहूंगा तो लोग देखते रहेंगे। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं कि सन 75 से लगभग आप देखेंगे कि 2014 तक ये 15.5 और 17.5 के बीच में शेयर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। जी। सो मोटे तौर से ये कहा जा सकता है कि चलिए अगर हम बेंचमार्क अगर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी ले लें, उससे पहले का, क्योंकि ग्रोथ रेट भारत की ग्रोथ रेट ही बढ़ जाती है, तो इसलिए कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग दुगनी हो जाती है 50 से 75 की बनिस्बत 90 के बाद। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 91 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये लगभग 16 और 17% के बीच में मैन्युफैक्चरिंग शेयर था। जी हाँ, 2015 तक। जी, 15 तक। तो ये जो भयंकर गिरावट है जो हमारे देश के 50 वर्ष के इतिहास में आप पहली बार देख रहे हैं, वो 15 के बाद ही है, वो भाजपा सरकार के आने के बाद ही है। और उसका कारण बिल्कुल नीतियां हैं। और तो अब हम इस टेबल पे थोड़ी सी नजर गहराई से दौड़ाते हैं। और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जीडीपी की तुलना में है। तो इस वजह से ये इस तरीके से दिखता है। मेरी किताब में आपको जीडीपी से तुलना नहीं की गई है, और उसमें हम ग्रोस वैल्यू एडेड को जीवीए को एस्टिमेट करते हैं।
मगर ट्रेंड मोटे तौर से डॉक्टर साहब बिल्कुल यही है जो आप यहाँ दिखा रहे हैं, जी और ये बहुत ही चिंता का सबब है। क्यों चिंता का सबब है, हमारे देशवासियों को समझना बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जैसे आपने वो 50 वर्ष वाला ग्राफ दिखाया, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि हमारे देश के इतिहास में जो कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले 25 साल में हुआ था, यानी कि सन 50 से 75 तक, वो देखिए 50 में जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, तब तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का कुल शेयर केवल 6-7% था, क्योंकि दे इंडस्ट्रियलाइज्ड आवर इकोनॉमी। वो तो यूके जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 1750 तक थी, कॉलोनियलिज्म की वजह से उन्होंने सरप्लस एक्सट्रैक्शन हमारे देश से इतना किया और बाकी कॉलोनी से इतना सरप्लस एक्सट्रैक्शन किया कि उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे बढ़ गया, और सारे यूरोपियन देश, जैसे आपने अपने अंग्रेजी वाले शो में भी दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ा, क्योंकि वो सारे अधिकतर यूरोप के देश कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थे, मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज थे, और हम सब कॉलोनीज थे। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जो गरीबी की बढ़त में, वो गरीबी हमारे यहाँ उपनिवेशवाद की वजह से, कॉलोनियलिज्म की वजह से। एनीवे, हम वापस आते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी 50 और 75 के बीच में, और वो बढ़ा था। तभी आप वो पा रहे थे कि 75 में, अगर एक सेकंड के लिए आप फिर से वो दिखा दें ग्राफ, तो आप पाइएगा कि वो 6-7% से बढ़ के आप ये देखिए कि ये 15.5-16 पहुंच गया था 75 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, तो अब बात ये है, तो सर एक चीज ये है कि इट इज रिलेटिव ना, कि अगर उस जमाने में सर्विसेज वेर डाउन, उतना बड़ा नहीं था, तो जीडीपी छोटा होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ज्यादा हो सकता है, बिकॉज सर्विसेज वेर नॉट दैट डेवलप्ड। No, you're right, but at the same time agriculture was very high। तो हम अब एग्रीकल्चर पर अभी वापस आएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है मोदी सरकार के राज में। तो बट सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी नीतियां, इस सरकार की पिछले 10 साल में नीतियां इतनी गलत किस्म की रही हैं कि उसका खमियाजा हमारा देश भुगत रहा है। कि आपको अभी आप दिखाइएगा शायद मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हमेशा बढ़ रहा था सन 2025-15 तक। वो पिछले 10 साल में गिरा। ये हमारे देश के इतिहास में, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं हुआ था, और वो गिरा एब्सोल्यूट टर्म्स में। जी सर, मैं दो चीजें एक क्विकली दिखाना चाहता हूँ, तो आप तो अगर आप ये देखें चार्ट जो मैं दिखा रहा था, तो इंडिया की जो सर्विसेज हैं, दे आर ऑल अबाउट 54-55 वाज द मैक्सिमम, और देखिए आप 2025 में फिर गिर के 50 के नीचे हो गया है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। अब सबसे ज़्यादा इज़ बेसिकली माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा है। बट इफ़ यू कॉन्ट्रास्ट दिस विद से चाइना वगैरह, तो चाइना अभी भी 25% के करीब है इन टर्म्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ द जीडीपी। और चाइना का जो 25% ऑफ चाइनीज जीडीपी शेयर है, that is 31% of the global manufacturing GDP। Absolutely right, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इससे हमारी देश के नीति निर्माताओं को एक सीख लेनी चाहिए कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप गरीबी नहीं कम कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप ग्रेट पावर नहीं बन सकते, मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप दुनिया पर उस प्रकार से हावी नहीं कभी हो पाएंगे और रेजिलिएंट इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे जिस प्रकार चाइना की इकोनॉमी रेजिलिएंट है। मैं रेजिलिएंट शब्द किस संदर्भ में यूज कर रहा हूं? देखिए, ईरान और ट्रंप के आने के बाद, ईरान वॉर और ट्रंप के आने के बाद भारत की
जो वल्नरेबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जियोपॉलिटिकल, जियो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, वो बिल्कुल सामने आ गई हैं। क्योंकि जब ट्रंप ने दुनिया भर को डराना धमकाना, ट्रंप ने टैरिफ्स लगाना दुनिया भर पे शुरू किया, तो एकमात्र जो देश था जो उनको जवाब दे पाया वो था चाइना। भारत तो जैसे दुम दबाए खड़ा हुआ है उनके सामने आज तक। वो जिस प्रकार से हमको दबा रहे हैं, इंडिया और यूएस का जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ फरवरी में, वो हमारे लिए बहुत नकारात्मक हानिकारक। साबित, बहुत गलत, हानिकारक। और उसमें 3-4 चीजें गलत थी, उन पे हम चाहिए तो बाद में चर्चा कर लेंगे, और उससे बिल्कुल नुकसान और होगा। जैसे जी अब आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि चीन से हमारा जो आयात है, द इंपोर्ट has gone on increasing, and we are not exporting very much to China, and what we are it's exporting going down, it's going down। जी slightly down, and what we are exporting to China is in the form of iron ore, agricultural commodities और इस प्रकार की चीजें, ना कि मैन्युफैक्चरर्स। हम उन्हीं से मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बहुत वजह फरमाया कि हमारी जो दुनिया भर में बड़ी साख है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री कि जी अमेरिका में, यूरोप में लगभग 25% जो जेनेरिक ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, एसेंशियल मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत सस्ती हमारे देश में बनती हैं। मगर एक जमाना था 25-30-35 साल पहले तक, जब उसकी जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होती थी, बल्क ड्रग जो होती थी, जिससे हम फॉर्मुलेशन बनाते थे, दवा बनाते थे, वो भारत में बनती थी, उसकी केमिकल्स भारत में बनती थी डॉक्टर साहब। और जी हुआ ये कि वो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL, वो सब डगमगा करके बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गई, और हमने अपना मार्केट खोल दिया, और चाइना ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को इतना बढ़ाया, उनका मैन्युफैक्चर इतना बढ़ाया कि हम उनसे अब 70% ऑफ आवर ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स आर 73 API 73। 73% API जो है 73 है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको लेके कलर करके पैकेट में डाल के भेज रहे हैं। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग? No, it is very worrying, and a very important reason for this, sir, is that firstly we opened up the market, so we shouldn't have allowed जी our tariffs to drop as much as they did, and our tariffs dropped too quickly. पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, हमने फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए टैरिफ जो लगाए वो बहुत कम थे, और इसके अलावा हमारी जो ड्रग्स फर्म्स हैं वो R&D नहीं करती। R&D करें तो ऐसा संभव नहीं है कि हम रिसर्च करके इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को फिर से, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को जिनसे बल्क ड्रग बनती है, जो हम इंपोर्ट आज कर रहे हैं चाइना से, वो उसको हम बना नहीं सकते। हम बना लेते थे, तो वो हमारे में हुनर है, वो रिसर्च फैसिलिटीज हम अगर कंपनियां सेटअप करें, कंपनियों को सिर्फ प्रॉफिट बना करके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने से, और प्रॉफिट बना करके बाहर की कंपनियों को खरीद लेने से, ये जो हमारी ड्रग्स कंपनीज कर रही हैं, अमेरिका में खरीद रही हैं, यूरोप की कंपनीज को खरीद रही हैं, अरे भाई उस पैसे को आप अगर अपने देश में रिसर्च के लिए लगाओगे, तो हमारी ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना पे डॉक्टर साहब, वो कम हो सकती है, जिससे हमारी रेजिलियंस बढ़ सकती है। ये जो वल्नरेबिलिटी है, हम तो वल्नरेबल यूएसए के सामने भी हैं और चीन के सामने भी हैं, हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं। जी आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग वाकया याद दिला दिया। जब मैं आया था अमेरिका, मैं PhD बिजनेस में करने आया था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
तो आई वाज डूइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अगर करता तो खत्म करता तो शायद आई वुड हैव बीन अ वेरी रिच मैन टुडे इन माय एआई वगैरह में काम करता होता। तो मैं क्लास में प्लेटो की जो थियरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज है उसको इम्प्लीमेंट डिस्कस किया क्लास में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कुछ तहलका सा मच गया था बिकॉज लाइक ए ब्रिलियंट आइडिया, किसी ने सोचा नहीं था टू अप्लाई प्लेटो टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन द सेमिनार। तो वो बात क्लास खत्म होने के बाद आई वेंट टू द बाथरूम, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर ने मुझे कहा दैट खान, you are a very brilliant man, but let me tell you something very frankly. Your job here is not to think. You have only one purpose, which is to maximize the profit of the shareholder. You're not here to come up with brilliant philosophical ideas. You wasted my 3 hours today. And because the class was fascinated with your idea, this is not a club where we chat about books. You wasted my class बोल के डांट दिया मुझे वो बाथरूम में 3 घंटे। हालांकि the students were like in raptures over the idea. अरे वाह। उसके बाद इसलिए तो मैं बिजनेस स्कूल छोड़ा। मैं बोला मेरे जिंदगी का मकसद दूसरों का नफा थोड़ी कराना है। बट यू आर राइट कि आई थिंक कि इन परस्यूट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को डुबा दिए। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि हो ये रहा है डॉक्टर साहब कि पिछले 10 साल से हमारी ग्रोथ रेट, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग अपने को कह जरूर रहे हैं, उस पर हम अभी दोबारा चर्चा कर लेंगे, मगर अगर हम इस दावे को मान के भी चलें, और मैं इस दावे को मानता भी नहीं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, क्योंकि हमारी असलियत ग्रोथ रेट लगभग उतनी ही है जितनी चीन की है, 4.5% के करीब। मैं उसकी चर्चा बाद में कर सकते हैं। मोटी बात यह है कि अगर हम मान के भी चलें कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, दिक्कत तो ये है कि हम सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी नहीं हैं। और अनलाइक द चाइनीज हु इन्वेस्टेड इन R&D और द कोरियंस जिन्होंने R&D में इन्वेस्टमेंट किया, हम जो इन्वेस्टमेंट R&D में करते हैं डॉक्टर साहब वो केवल 0.64% ऑफ जीडीपी है, जबकि चाइना 2%, 2.5% ऑफ जीडीपी R&D पे करता है, कोरिया 4% करता है, और जबकि उनकी जीडीपी कहीं ज्यादा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो हमसे टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में कितने आगे होंगे। ये बहुत दुखद बात है। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर सुनाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डाइवर्ज टू मच फ्रॉम आवर एजेंडा, लेकिन 2 दिन से खबर फैली है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट इज द लीस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन एशिया। लीस्ट फेवर्ड, इंडोनेशिया के नीचे गिर गई है अब। और सारे के सारे, और जो देयर आर ओनली 3 इकोनॉमीज दैट दे आर प्रेफरिंग, व्हिच आर चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया एंड ताइवान। ये 4 इकोनॉमीज आर बीइंग प्रेफर्ड। और इंडिया स्टॉक मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इन्वेस्टर, जो पैसा जो भाग रहा है ना, प्राइवेट इन्वेस्टर फंड फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू ताइवान। और सो इट इज, ये भी हकीकतें हैं which we never talk about. If it is the fastest growing economy, it should give them highest profit. So why aren't people investing here? ये सवाल है ना सर। This is very important point you made. So let me say a few words about that. I'm glad you brought this up. ये बहुत अहम सवाल इस वजह से बनता है कि बात ये है कि हमारी इनइक्वालिटी इतनी अधिक हो गई है, हमारे देश के अंदर की जो इनइक्वालिटी है, कि कुछ युवा ऐसे हैं जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज किए हुए हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो पिछले 2 साल से हमारे देश को छोड़ के विदेश चले गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ कोरिया, जापान, ताइवान गए और कुछ अमेरिका वापस गए, मगर उसका कारण समझना हमारे देशवासियों को, हमारे नीति निर्माताओं को जरूरी है। वो ये है कि एशिया के बाकी मार्केट्स जो हैं, जिनको भी इमर्जिंग मार्केट्स कहा जाता है, उनमें जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस ऑफ स्टॉक रिलेटिव टू अर्निंग्स फ्रॉम द स्टॉक, वो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो 20-22
के रेट का नंबर है। और ये जो चाइना कोरिया वगैरह के देश हैं उनका पी रेशो 12 के और 15 के बीच में है, यानी कि इट्स अ मच मोर रीजनेबली प्राइस्ड market, stock market. So that's why money is flowing out from us to them. You see, we are least favored because we are overpriced. Why are we overpriced? This is what I'm trying to explain, because the growing inequality in our country has enabled domestic stock investors, retail investors to keep our market buoyed, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके है। तो इंडिया बिकम लीस्ट फेवर्ड एशियन स्टॉक मार्केट। आपने ये अच्छा दिखाया, वो इसी वजह से है सर कि हमारा वी आर ओवर प्राइस्ड, आवर स्टॉक्स आर ओवर प्राइस्ड। और इसीलिए हमारा जो युवा है बड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहा है, बट दे आर लूजिंग मनी। अभी ये तो मूर्खता है ना कि हमारे young are actually, and also our domestic institutional investors are continuing to invest। तो विदेशी पैसा हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर गया है, और भारत का पैसा लग रहा है, इस वजह से वो मार्केट बढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल विडंबना है कि मतलब हम एक तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि मार्केट करेक्शन होगा तो बुरा हाल हो जाएगा, खतले का काम कह सकते हैं आप। तो एक तो पहली बात वो डर है, आपने सही बात बताई। और दूसरा डर, दूसरा डर तो नहीं, दूसरा तो ये यथार्थ हो गया है आज की तारीख में, ये स्थिति है कि बिकॉज FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग टू इंडिया, उसकी वजह से भारत की जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो कम हुई है। तो मतलब वी आर अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट कंट्री। तो एक तरफ तो दिक्कत भारत की रेजिलियंस में कमी इस वजह से भी है, और रुपया गिर इस वजह से रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में भारत में की स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा, वो बाहर, बल्कि 2 साल से बाहर जा रहा है। और दूसरी बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फैक्ट्री लगाने के लिए पहले अच्छा 2-3 साल पहले तक ठीक ठाक पैसा आ रहा था, वो आना बंद हो गया है। नेट FDI इनटू इंडिया वो लगभग 0 हो गया है, क्योंकि भारत का जो बड़ा कॉर्पोरेट है वो ये देख रहा है कि मुझे यहाँ प्रॉफिट्स तो बन रहे हैं, और मगर उस प्रॉफिट को मैं इन्वेस्ट यहाँ करूंगा तो यहाँ मार्केट साइज ही नहीं बढ़ रही, तो मैं पैसा अपना विदेश ले जाता हूं। सो देयर इज नेट आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया बाय बिग कॉर्पोरेट्स। तो वो विदेश जाकर के कंपनियां खरीद रहे हैं, मैं जैसे पहले बोल रहा था, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये बहुत दुखद बात है। ये दिस इज अ बिग सीरियस प्रॉब्लम, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उसमें FDI भी बहुत ज्यादा फेक है। वो जो इधर का पैसा राउंड अबाउट करके लेकर आ रहे हैं, वो राउंड ट्रिपिंग जो कहते हैं, वो राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। सो अगर अंबानी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते इंडिया में तो वो टैक्स पे करते, बट वो मॉरिशस, नेदरलैंड्स जाकर फिर वापस आके, सो इज नॉट इवन पेइंग टैक्सेस एंड इट्स नॉट रियल FDI इन माय ओपिनियन। तो मैं आपको थोड़ा तवज्जो वर्कफोर्स की तरफ जाते हैं, जॉब्स वगैरह का जो असर हो रहा है कि देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछें कि भारत का नंबर 1 चैलेंज क्या है इस वक्त, मतलब ना तो मैं नॉर्थ साउथ डिवाइड, ना जो डिलिमिटेशन के चक्करे हैं, ये सारे, आई वुड से द लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, ये भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया नीड्स 1 करोड़ जॉब्स ए ईयर, 1 करोड़ जॉब्स चाहिए, और वो नहीं बन रहे, और वी आर फेकिंग इट इन मेनी वेज। एम्प्लॉयमेंट इतना हाई है कि हद नहीं है, 15% के करीब हो गया है, स्पेशली अमंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और देखिए सर कि जो पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई लिखाई पे से भरोसा ना निकल जाए सोसाइटी का। देयर इज सो मच एंटी कॉलेज बैकलैश यहाँ पे अमेरिका में आजकल, तो वैसा ना हो जाए। तो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ अबाउट आवर वर्कफोर्स, इंडिया जो वर्कफोर्स है।
तो अभी भी आप पहले ही तो शॉक मुझे अभी भी होता है कि अभी भी तकरीबन 50%, 46% टू 43% आर इन एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यानी खेती-बाड़ी में। यानी तकरीबन एवरी अदर इंडियन इज वर्किंग ऑन द फार्म। तो दिस टेल्स यू कि दिस इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसका। इट डजंट लुक लाइक दैट। अमेरिका में 3 या 4% लोग खेती बाड़ी करते हैं एंड वी प्रोड्यूस सो मच, इट्स अनबिलीवेबल, वी आर सरप्लस इन फूड। फिर उसके बाद अगर आप सर्विसेज देखें, दैट इज जस्ट 13%। और जो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब है वो सर, इट इज जस्ट 12% ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स इज इन मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज में 31%। और ये जो एआई का जो आने वाला है, जो सुनामी, वो इज गोइंग टू हिट द सर्विसेज इन अ बिग वे। इंडिया अभी बच जाएगा बिकॉज रोबोटिक्स नहीं है। दूसरे मुल्कों में जहाँ रोबोटिक्स डेवलप्ड है वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग का भी हिट करेगा ना, एआई एंड रोबोटिक्स विल हिट बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन जो करंट है इंडिया का, 43 इन एग्रीकल्चर एंड 31 इन सर्विसेज, अगर आप इसको चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो इट विल गिव यू दिस बिग शॉक। ये जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था कि आप देख सकते हैं सर्विसेज में 50% के ऊपर है, और आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में भी तकरीबन 20% है। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कि ये एक तो एक सेक्टर वाइज it doesn't look good in terms of jobs. दूसरा, unemployment rates are also so high, especially among the youth. जी। तो हम अपने एग्रीकल्चर की शेयर की बात कर लेते हैं और फिर उसके आप कुल जमा लोग, कितने लोग उसमें एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उसकी भी बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और मैं अपनी किताब में इसकी लंबी चर्चा करता हूं कि जी मोदी राज में इसका क्या असर हुआ है, और इस किताब की बात हो रही है। तो बात यह है कि एग्रीकल्चर का शेयर निरंतर, मैं आपको बताऊं, 2019 तक गिर रहा था एम्प्लॉयमेंट में। तो वो मतलब 50 साल पहले लगभग 75% था, वो गिर करके 2019 में 42 हो गया था, 42% पे आ गया था। अब मैं ये भारतीय आंकड़े आपको बता रहा हूं, तो वी हैव अ लिटिल बिट मोर, वी शुड रिलाई मोर ऑन इंडियन डेटा। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हुआ ये कि 2020 में मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया, 25 मार्च 2020 को, जो देशव्यापी लॉकडाउन किया। 4 घंटे के नोटिस पे इतने बड़े देश को, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के देश को, आपने 4 घंटे की नोटिस पे पूरी तरीके से हर किस्म का यातायात बंद कर दिया, हवाई जहाज बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, रेल बंद कर दी, और लोगों को से कहा कि आप घर बैठिए। अब उसका असर ये हुआ कि लोग जब निकल पाए तो निकले, और वो पैदल चाहे जाना पड़े, साइकिल पे जाना पड़े, रिक्शा पे जाना पड़े, टेम्पो में भर भर के लोग वापस गांव पहुंच गए। और स्थिति ये हुई है कि 2020 और 2024 के बीच में जो शेयर है, द नंबर ऑफ द शेयर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर वेंट फ्रॉम 42% टू 46%, वो बढ़ा है। तो जिन दिनों जब मैन्युफैक्चरिंग घट रहा था, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस वैल्यू एडेड घट रहा था, तब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट भयंकर रूप से बढ़ा। अब मैं तो कुल लोग कितने एग्रीकल्चर में हैं। तो चाइना की आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने आंकड़ा दिखाया कि आज की तारीख में 22% शेयर एग्रीकल्चर में है उनकी वर्कफोर्स का। जी। अच्छा, और वो 22%, अब ये इज अबाउट 140 मिलियन, 14 करोड़ लोग उनकी एग्रीकल्चर में। अब हमारा आंकड़ा सुन लीजिए, 2020 से 2025 के बीच में हमारा एग्रीकल्चर का शेयर 42 to 46% जाता है, और
टोटल वर्कर्स जाता है 200 मिलियन टू 280 मिलियन। अब आप सोचिए, तो जैसे एग्रीकल्चर का शेयर हमारा दुगना है चाइना की इकोनॉमी की तुलना में, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एग्रीकल्चर में हमारे दुगने हैं, 280 मिलियन वर्सेस 140 मिलियन इन चाइना। बिल्कुल। ये और ये पिछले 4-5 साल में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है, ये बहुत गलत नीतियों की वजह से हुआ है। तो बातें मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए गए 2020 के बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई असर होने के बजाय उल्टा असर तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके। और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर की बात कर लेते हैं, 2012 में डॉक्टर साहब जो पीक किया था मैन्युफैक्चरिंग का शेयर एम्प्लॉयमेंट में, वो 12.6% पे था, और वो आज भी अगर 2025 में 12.1% में है, तो यानी कि 13 साल बाद वो आज भी कम है 2012 की बनिस्बत। सर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल देना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं और मेरी बेगम ने अभी जाके ओडिसी मूवी देखी जी। उनको बहुत पसंद आई, मुझे आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। तो मेरी बेगम को बड़ा गुस्सा आया, क्लास गाड़ी में मुझे डांट रही थी, तुम बहुत ज़्यादा पिकी हो गए, यू कांट इवन एंजॉय, एवरीथिंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, एंजॉय करो, इतना अच्छा मूवी था। तो मैं सोचने लगा कि क्या मुझ में काबिलियत ख़त्म हो गई एंजॉय करने की। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा प्रॉब्लम था कि मैंने उसके बारे में पढ़ लिया और कई इंटरव्यूज़ देख लिए थे। तो इतना हाइप किया है अमेरिकन मीडिया ने उसको कि मैट डेमन की सबसे अच्छी एक्टिंग, इतना ज़बरदस्त मूवी, इतना कोरियोग्राफी, इतना बड़ा कि आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, और मैं जाके अच्छे खासे मूवी को एंजॉय नहीं कर सका। तो मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 10 साल में अगर नरेंद्र मोदी को म्यूट कर दें, उनकी जो नैरेटिव है उसको ऑफ कर दें, तो ये सारा डेटा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो नैरेटिव ऐसा है जैसा कि हम दुनिया जीत के आसमान को छू चुके हैं, the numbers do not reflect that narrative reality, right? Varna, India is doing well, India is growing, India is coming out of a poor, underdeveloped, colonized country. It is catching up rapidly, scientist development हो रहा है, economic development हो रही है, साउथ इंडिया एटलीस्ट 5,000 के करीब हो गई है जीडीपी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि somehow we need to mute the triumphalist rhetoric जो unnecessary है और मिस डायरेक्शन है उसका वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब भारत में तो इसके बारे में पूरी सहमति है कि वो इतना मीडिया द्वारा हाइप जो होता है, खासतौर पे एक तो सरकार करती है, और उसको मीडिया, लेगेसी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाहिर है यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की नहीं बात कर रहा, वो और बढ़ा चढ़ा करके बहुत स्थिति बना देती है। तो देखिए, विकास हर देश में होता रहता है, और भारत में भी हो रहा है। आखिर भारत ने एक पिछले 8-10 साल में खास तौर से एक जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया है, डीपीआई को स्थापित किया है, वो दुनिया के सामने एक मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले जब आधार डिजिटल आईडी सबको दिया गया, जिसकी शुरुआत 15 साल पहले हो चुकी थी, 16 साल 2009 में नंदन निलेकानी ने, वो हमारे साथी थे प्लानिंग कमीशन में। और उसके बाद ये भी हुआ है कि यूपीआई बना, तो उसके पेमेंट्स बढ़ गए हैंगे, और बैंकिंग की व्यवस्था बढ़ी, और बैंक अकाउंट्स बढ़े। तो इस सब से मिला जुला करके हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। मगर अब दिक्कत ये है कि आप सिर्फ डीपीआई को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके तो आप बता सकते हैं, मगर आप इसमें आप ये बताना भूल जाते हैं कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट घट गया और जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है।
वो बात अलग है कि मैन्युफैक्चरिंग की एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स में तो बढ़त हो ही रही है भाई, वो तो बढ़त होनी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं, मगर दिक्कत ये है कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी, और जो जैसी फार्मा की हम लोग बात कर रहे थे, जो बड़ा एक्सपोर्ट करती हैं, वो भी चाइना डिपेंडेंट हो रही हैं। तो हम अपने आप किस चीज का उत्पादन कर पा रहे हैं, और ये जरूरी इस वजह से डॉक्टर साहब अब खास तौर से बहुत हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हमारे देश के युवा पढ़ लिख बहुत गए हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, देयर एस्पिरेशंस आर एट ए डिफरेंट लेवल। और ये 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे जो एक विरोध हुआ और जो एजिटेशन चल रहा था, उस पे जो पुलिस ने अटैक किया, उसकी वजह से ये देश भर में ये बढ़ गया कि इस वजह से हुआ क्योंकि आकांक्षाएं हमारे युवाओं की बढ़ गई हैं और उस तरीके से रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो आपने बहुत वजह फरमाया कि हमें लगभग 1.25 करोड़ रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा करना है। हम वो कृषि क्षेत्र में पैदा कर रहे थे पिछले 5 साल से, ये तो उल्टा हो रहा है ना। तो ये सब हमको सोच के आगे चलना इस वजह से है डॉक्टर साहब। मैं आखिरी बात कहूंगा क्योंकि हम लोग काफी देर बात कर चुके कि देखिए, China became China because they rode the wave of their demographic dividend. यानी कि when their share of the working age population was rising and the share of their elderly was quite small, their children numbers were falling. हम उस दौर में हैं, मगर वो दौर हमारा खत्म होने वाला है। और चीनी लीडर्स आज ये कह रहे हैं, जबकि वो तो करीब हाई इनकम इकोनॉमी बनने की कगार पे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूरोप बिकेम ओल्ड आफ्टर दे बिकेम रिच, they became old after becoming rich. yeah, and we have become old without becoming rich, चीन Yeah. कह रहा है। अब आप सोचिए हमारी स्थिति कितनी गई बीती है कि हम तो रिच भी नहीं हैं और हम ओल्ड होने की कगार पे खड़े हैं। 15 साल में हमारा डिविडेंड खत्म हो जाएगा। द शेयर ऑफ एजिंग इज राइजिंग एवरी ईयर। हमारे मतलब बच्चे पैदा होने बहुत कम हो गए हैं। मतलब दुनिया को ये लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या का देश हो गया। वो बात सही है, मगर वो दौर अब खत्म हो चुका। बच्चे अब कोई यूपी बिहार झारखंड तक में बहुत कम पैदा हो रहे हैं। हालांकि यूपी बिहार झारखंड में फिर भी दक्षिण से कहीं ज्यादा है, पंजाब से कहीं ज्यादा है, कश्मीर से कहीं ज्यादा है। तो हमें और जनसंख्या दर को कम करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये बड़ी हमारी समस्या है कि रोजगार हमें उत्तर के प्रदेशों में बनाना है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी पर कैपिटा इनकम सदर्न स्टेट्स में वो तो अपर मिडिल इनकम तक पे पहुंच गई है, $4,500 पहुंच। मगर अब हमारा बिहार और यूपी जो है वो तो मलावी और जाम्बिया के प्रति व्यक्ति आय बराबर है डॉलर्स में। तो ये जो क्षमता है राज्यों के बीच की विषमता, ये उस विषमता से और ज्यादा बड़ी है कि मतलब गरीब और जो अमीर है, अडानी अंबानी एक तरफ और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो भरपेट खाना रोज दिन में नहीं खा पाते, वो ये दोनों किस्म की जो विषमताएं हैं और इनइक्वालिटीज हैं, इनमें ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है हमारे देश में। जी, ये मैं लास्ट सेगमेंट में जा रहा हूँ। ये आपकी किताब से मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और पहले तो मैं ये ग्राफ आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने ट्रेंड्स वगैरह तो इसकी आपने जिक्र कर दिया है, कंपेयर्ड विथ वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जॉब्स क्रिएशन इज ए क्राइसिस। बट एक और चीज़ ये है कि द नेचर ऑफ जॉब्स, एक तो जॉब्स ही नहीं है, दूसरा द नेचर ऑफ जॉब्स इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो एंटरप्राइजेस है तो उसमें यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जॉब्स जिनके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। तो मुझे सर ये समझ में नहीं आया कि पब्लिक सेक्टर में भी अनरिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स कैसा हो सकते हैं कि एंड नन ऑफ देम इज इवन 60%। अगर आप देखें
तो करेक्ट। राइट, तो अगर आप ये ग्राफ अगर हम समझा दें और इसकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, फिर प्राइवेट सेक्टर का भी आपके पास इसी का डेटा है, बट व्हाट इज दिस इश्यू जो जो आप जी इसको दीजिए जी। तो ग्राफ आप लगाए रहिए। जी तो सबसे काला वाला बार है वो 2024 का बार है। जी हाँ तो इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट क्लस्टर जो बार्स का है और एक्सट्रीम राइट पे जो क्लस्टर है। तो जी नो रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आज की तारीख में वो 38% नो रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका अर्थ ये है, मतलब वर्कर्स एज अ शेयर ऑफ टोटल विथ नो रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि जो देखिए, सरकार में 3 कैटेगरीज होती है, ए, बी और सी। तो ए एंड बी के पास तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट सब हमेशा होते हैं। जी सी में 2 सब कैटेगरीज हैं सी में। एक तो वो जो क्लार्क होता है, लोअर डिवीजन क्लार्क या उस तरीके का, और बाकी जो सफाई कर्मचारी हुए या चपरासी हुए, इस तरीके के जो लोग होंगे, या कई ड्राइवर हुए सरकारी, मगर उनके पास वो काम सरकार सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। और उनको न पेंशन मिलती है, न डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। महिला वर्क कामगार है तो उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये इतना ज्यादा है। जो ए एंड बी है, क्लास 1 एंड 2 जो है, उनके संग ऐसा नहीं है, उनके संग रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक्सट्रीम राइट वाले में आ जाते हैं कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 3 इयर्स है। तो वो तो अब दिक्कत ये है कि क्लास 3 में जो है, जो क्लास सी है, सी जो है, उसमें हर किस्म का है। तो आप देखिए, उसमें भी ऐसे लोग काफी हैं जिनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो लंबे अरसे वाले लोग हैं, मतलब जो क्लार्क्स हैं। तो इसी वजह से आप हैं कि काला वाला बार एक्सट्रीम राइट पे आप जो देखेंगे वो 58% है। तो वो इस वजह से है। और ये जो 34 था आपके 17-18 में, हम एक्सट्रीम राइट क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, 34 से 58 जो होता है वो इस वजह से है कि हुआ ये कि सरकार में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर था, उनकी संख्या धीमे धीमे करके सरकार घटा रही है। इस वजह से वो मतलब पेंशन ना दे। पेंशन ना देना पड़े ना, पहली बात। दूसरी बात, नो, द सरकार इज रियली विदाउट फंड्स, इट इज सो शॉर्ट ऑफ फंड्स, इट्स फिस्कल डेफिसिट इज सो हाई कि वो कोशिश ये कर रही कि भाई ये पेंशन बेनिफिट्स सारे कुछ ना दें, हेल्थ केयर ये कुछ नहीं, वेजेस भी ना देनी पड़े। पॉइंट ये है। तो ये कोशिश है। तो इस वजह से आपको ये शेयर में फर्क दिख रहा है, मगर द नंबर ऑफ पीपल is without job contract, as you can see, is still extremely high. तो मैं थोड़े दिन प्रशांत किशोर को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि लाखों पोजीशन सरकार के खाली पड़े। जी, ये भी बोलता है, क्योंकि वो भरना नहीं चाहते, पैसे नहीं है भाई उनके पास, सरकार के पास, इस वजह से भरना नहीं चाहते। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर का डेटा ये देखें, सो इसमें भी दिस इज सॉरी हो दोनों, दिस इज आई थिंक सॉरी ये गलत है, नहीं मैंने दोनों पब्लिक सेक्टर के लगा दिए यहाँ पर। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द प्राइवेट सेक्टर वाला इमेज। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आई कैन अंडरस्टैंड कि प्राइवेट सेक्टर का जो मामला होगा, इट वुड बी एक्सप्लॉइटेटिव, इजंट इट? Oh, very much so. In the private sector, बहुत बड़ा शेयर वर्कर्स का, बढ़ता हुआ शेयर जी, या फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट का है, या 3 साल से कम कॉन्ट्रैक्ट का है, बल्कि 1 साल से कम कॉन्ट्रैक्ट का बहुत है। मैं ढूंढता हूं, मैं 1 सेकंड। नहीं मेरे पास मिल गया ये। मिला, वेरी गुड। अब आप देखिए,
तो नो रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचिए, देखिए मैं इसमें समझाता हूँ ये स्थिति क्या है। 97%। जी, जी। और इसका इसका कारण मोटे तौर से ये 97 इस वजह से है डॉक्टर साहब कि इसका बहुत बड़ा अनुपात एग्रीकल्चर वर्कर का। तो एग्रीकल्चर वर्कर में तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूर होता है। आज जरूरत है तो आपने हायर कर लिया, कल जरूरत नहीं है आप बाहर हो गए। तो एक तो एग्रीकल्चर वर्कर। दूसरी बात, आपने ये भी दिखाया था पहले, कंस्ट्रक्शन वर्कर का शेयर हमारे देश में बहुत जी ज्यादा है। तो जी हाँ, बढ़ कंस्ट्रक्शन रहा वर्कर अधिकतर दिहाड़ी मजदूर होता है, है। जी यानी हाँ, उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं होता। तो यानी कि आज आपको जरूरत है, दीवार बननी है, छत बननी है, छत बनने के लिए आपको वर्कर चाहिए की संख्या बढ़ानी है। तो हाँ, ये जी आपने अच्छा दिखाया कि मतलब 12%, 12%। हाँ बढ़त हो रही है। जी हाँ, क्योंकि कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हाउसिंग बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस सब में कंस्ट्रक्शन का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर, एक तो ये है, दो कारण हुए, एक तो एग्रीकल्चर हुआ, दूसरा कंस्ट्रक्शन हुआ। मगर डॉक्टर साहब सिर्फ यही नहीं, वो तो जो सर ये जो अब फॉर एग्जांपल जो इंडिया का बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें ये सारे एमबीए इंजीनियर ये सारे के सारे 2.4% की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, दिस इज द ट्रेजेडी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे अभी मुझे मेरा जो पहला जॉब था वो लार्सन एंड टूब्रो में था। I mean, जी, that was an indefinite contract. It was not like a terminal contract. It had healthcare, pension वगैरह तो so you are saying कि उस तरह की यस, job are यस, less. you Wow. add up the three on the right। जी हाँ, आप जी हाँ, जी देखिए हाँ। 3-3.5% में वो सिमट जाता है, चाहे वो बिलो 1 ईयर हो, चाहे वो ओवर 3 ईयर्स हो, इसमें कोई बढ़त नहीं हो रही है। सर हमारे पास यूनिवर्सिटी में अभी एक झगड़ा चल रहा है जी, और वो झगड़ा ये चल रहा है कि हमारे पास जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी है, जी, ठीक है, उनको 5 साल का जो हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, जी। तो हर साल को 5 साल का देते हैं। ओ, अच्छा। सो सोचिए कि आपको आज मिल गया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड फॉर 5 more years, एंड 1 साल के बाद इट विल बी रिन्यूड फॉर 5 more years, एंड 1 साल के बाद सो यू नो कि अरे मेरे पास और 4 साल जॉब है। इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, इट्स नॉट अ टेन्योर्ड पोजीशन, यू कुड गेट फायर्ड, बट थ्योरेट तो उसमें ये होता कि आप में हिम्मत आया थी कि आप घर खरीद लें मॉर्गेज पर। लेकिन अगर आपके पास 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप किराए के घर में रहोगे क्योंकि आपको हिम्मत ही नहीं होगी कि घर खरीद लूं मैं। तो जब जी, मैंने ये डेटा देखा तो मेरी तो रूह कांप गई। हाँ। यू कैन तो नॉट मुझे प्लान फॉर योर फ्यूचर, हाउ विल वेरी, यू प्लान? अब तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जी ये आपने रोचक बात बताई। आप ये कह रहे हैं कि टेन्योर्ड पोजीशन की शेयर वो कम हो रही है टोटल जी हाँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में अमेरिका में। हमारे पास मेरी यूनिवर्सिटी में हम लोग जरा पुश बैक हार्ड कर रहे हैं, बट नाउ टेन्योर फैकल्टी आर लेस देन 30% एवरीवेयर, नॉन टेन्योर ट्रैक पोजीशंस आर वेरी हाई, और वो उनको बेनिफिट्स भी ठीक ठाक हैं, but they can get fired. So for example, अगर political science department को बंद भी कर दिए तो वो मुझे नहीं निकाल सकते, they will have to adjust me in somewhere, मैं economics पढ़ा लूंगा, but they can't fire me. Only criminal activities के basis पे tenured professor को निकालते हैं। बट अगर जो सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है बेचारी 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको देख ही कैन शट इट डाउन, शट हर डाउन एनी टाइम ही वांट्स। और वो बेचारी तो बट in most universities now they are preferring to hire short term faculty, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या तो आपको कह देते हैं कि 3 साल के बाद ये पोजीशन है ही नहीं तो देन यू हैव टू गो, बट हम जो नॉन टेन्योर्ड फैकल्टी को कहते हैं उनको हर साल वी आर फाइटिंग टू मेक श्योर कि हर साल उनको नया कॉन्ट्रैक्ट दे 3 साल का, ताकि दे कंटिन्यूटी हो। बिल्कुल। तो फॉर समबडी हु इज फाइटिंग फॉर दैट, ये देख के तो मेरी तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं डर गया लिटरली के तो ओ माय डॉक्टर मुझे ये समझाएं, ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं अमेरिका में, जी ये क्या
ट्रम्प के बाद आया है कि ट्रम्प से पहले नहीं, भी ये नहीं, it has nothing to do with Trump. It has got to do with the economics of universities और जो tenured professor है, there is a worry कि productivity बाद में है या नहीं है. So there, how do you motivate a professor to be very productive if he knows that he can't be fired ना? तो उसको deadwood कहते हैं हम लोग. आई जी हाँ. फाइंड डिस्टर्बिंग, क्योंकि एक बार आप टेन्योर प्रोफेसर आप बनते ही तब हैं जब आप एक you're a self driven person, you don't need to be sort of driven. So, but for example, 20 to 25% associate professors never become full professor. देखिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में associate से full बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. The difference is you have to have international reputation. When I went for a full professor, I had letters from 5 continents. Wow. हाँ, at least 2 letters मैंने मंगाए थे from, and I didn't know who were those who were writing letters. So they wanted to know कि एक तो फील्ड पे इम्पैक्ट हो और दूसरा ग्लोबल इम्पैक्ट हो. तो हाँ, अगर मैं कोई छोटी-मोटी यूनिवर्सिटी में होता तो आसानी से बन जाता था प्रोफेसर. बट दैट्स अ साइड ट्रैकिंग. बट ये ज़रा हमारे पब्लिक को मैं समझाना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, उनमें से 100 में से सिर्फ 3 के पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट है. देखिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसे ही नौकरी से नहीं निकाल सकते एट द विम ऑफ द बॉस. फिर उसमें बेनिफिट्स की लिस्टिंग होती है, डिस्कशंस होता है. इट आल्सो शोज़ कि द लेबर मार्केट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल. No, it is not, sir. इतने कम्युनिज्म, इतने पार्टीज हैं आपके पास, इतनी बातें सोशलिज्म की होती है. आई एम ए मतलब मैं लेबर यूनियन का मेंबर हूँ ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बात. जी. अमेजिंग. आप ये मतलब आपने बहुत अच्छा आंकड़ा मेरी किताब से निकाल के हमारे देशवासियों को दिखाया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए. जी, बहुत अच्छा आंकड़ा. सो ये जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली बातें जो करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली मीन्स यू आर नॉट लेबर फ्रेंडली. तो लेबर के लिए प्रोटेक्शन ही नहीं है. तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही और बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं. और ये विकसित भारत की जो नैरेटिव है उसके बिल्कुल विरोध में जा रहा है, बिल्कुल विरुद्ध है. क्योंकि आपने बहुत वजह फरमाया कि विकसित देशों में, G7 देशों में और बल्कि कोरिया, ताइवान वगैरह, जापान और चाइना में भी अधिकतर लोग रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, अनपेड फैमिली लेबर नहीं है. और जिनके पास रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो कम अरसे का something happened, sir. ओ मैं उनका इंतजार करता हूँ. एंड देन आई विल एक्सप्लेन वन चार्ट. हाँ, आगे सर आप. हाँ, नो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. आप एक 2 लम्हे के लिए ऑफ हो गए थे, बट ठीक है. तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो 90% हमारे देश का जो क्वालिटी ऑफ वर्क की आपने बहुत अच्छी बात हमारे देश में करी. 90% हमारे देश के कामगार लोग 63 करोड़ में से उनके पास न पेंशन है, ना लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, ना ही मैटरनिटी बेनिफिट है. यानी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है. तो केवल हमारी वर्कफोर्स का 10% ऐसा है जिनके पास ये पेंशन और इस तरीके की बेनिफिट्स हैं. और उसके ऊपर से दूसरी बात, पिछले 10 साल से क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में पैदा नहीं हो रहा है, तो रियल वेजेस स्टैग्नेट कर रही हैं. ये किताब में हम इसकी चर्चा करते हैं. रियल वेजेस जब स्टैग्नेट करेंगी तो मार्केट साइज कैसे बढ़ेगा? मार्केट साइज नहीं बढ़ेगा तो हम मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो ये सब हमारी देश की समस्याएं इस तरीके की इन क्षमताओं से जुड़ी हुई है. जी, मैं एक जाते-जाते एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ लोगों को कि देखिए
इतना चर्चा है कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, हमको राइट विंग, वी हैव टू बिकम कॉर्पोरेट फ्रेंडली कंट्री, इतने बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं इंडिया में, और अमेरिका में ये बातें होती हैं कि अमेरिका में कम्युनिज़्म होना चाहिए वगैरह। तो ये मैं आपको हमारा बजट का खर्चा बता रहा हूँ, अमेरिका की जो पीक 5 स्पेंडिंग है। अच्छा, अभी मैंने अमेरिका के डेट के ऊपर एक शो किया, सेइंग कि अमेरिका का जो डेट है 40 ट्रिलियन, आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट इट। सो आई मेड द केस एज़ टू व्हाई आई एम नॉट एज़ वरीड। प्रॉब्लम ये है कि जो आप नंबर 3 देख रहे हैं, नेट इंटरेस्ट ऑन डेट, उससे श्रिंक हो जाता है आपका बजट। राइट? इट रिड्यूसेस योर कैपेसिटी टू, बट अगर आप देखें सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा हेल्थ केयर पे है 22%, 1.63, लेकिन आप सोशल सिक्योरिटी देखिए 21% है, दैट इज़ आवर सेकंड हाईएस्ट। थोड़े दिन पहले सोशल सिक्योरिटी वाज द हाईएस्ट। तो एक रिच कैपिटलिस्ट कंट्री में देयर इज 21% इज सोशल सिक्योरिटी। अगर आप अमेरिका में 10 क्वार्टर्स काम कर लें, जी, सॉरी 40 क्वार्टर यानी 10 साल काम कर लें, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। राइट, यू विल गेट सोशल सिक्योरिटी, कुछ 1,500, 1,200, 1,400 डॉलर आपके हाथ आ ही जाएंगे हर महीना आफ्टर द एज ऑफ 62। और अगर आपने काम ही नहीं किया तो भी आपको $1,000 तक मिलते हैं इन अमेरिका। ये सेफ्टी नेट कहते हैं इसको। तो बिल्कुल। वो लोग जो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भारत में ऐसा सेफ्टी नेट है सर? कोई नहीं, कुछ कैश ट्रांसफर होता है, कुछ मनरेगा जैसा आप हाँ, लाडली गांव में, बहन। हाँ उस तरीके के कुछ कैश ट्रांसफर हैं, और उसके अलावा आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से सिस्टम से आपको अनाज मिल जाता है कम दाम पे या मुफ्त में। इस तरीके का सोशल सेफ्टी नेट है। मगर यही मैं कह रहा हूँ कि पेंशन नहीं है, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है, डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने आपके आंकड़े अभी जो अमेरिका के लिए दिखाए, तो वो बहुत ही रोचक बात उससे ये निकल के आती है कि आपका इकोनॉमी शायद 30-32 ट्रिलियन डॉलर की है, 32 ट्रिलियन, जी हाँ। 32 की है, और आपका सरकारी बजट जो है वो 7 ट्रिलियन, 7.4, जी हाँ, 7.5 ट्रिलियन का जी हाँ, मैंने जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, लगाया। जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अबाउट 24% ऑफ the economy is accounted for by the government. Now, the important point is that your tax to GDP ratio is also very high. Your tax to GDP ratio is much higher than for India. तो हमारी दिक्कत ये रही है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो केवल 17% था 35 साल पहले, और आज भी 17 और 18 के बीच में है, और दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन। तो हमारे सरकार न कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाती है बल्कि घटाती है। पर्सनल इनकम टैक्स उन्होंने पिछले साल के बजट में बढ़ा दिया। मतलब आप अगर एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप पर्सनल इनकम टैक्स ही नहीं दीजिएगा। इससे ज्यादा मूर्खता का कोई निर्णय हमारे देश में नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आम आदमी जो वैसे ही उसकी खर्च करने की खपत करने की जो उसका मादा है वो कम है, कमजोर है, क्योंकि रियल वेजेस कम है, रियल वेजेस बढ़ नहीं रही, रोजगार की कमी है, उनसे टैक्स आप घसीट रहे हो, उलीच रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन टैक्सेस, जीएसटी आप उनसे बटोर रहे हो। पेट्रोल पे टैक्स आपका बहुत है, और गैस पे टैक्स है, डीजल पे टैक्स है। इन सब तरीके से तो आप गरीब से निकाल रहे हो पैसा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, G7 के देशों में ऐसा नहीं है। वहां कॉर्पोरेट टैक्स भी का शेयर ज्यादा है, पर्सनल इनकम टैक्स का, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वीएटी वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो उनका शेयर इन टोटल टैक्स कम होता है विकसित देश में। तो हमको हमारी सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई आप अपने को विकसित भारत तो कर लेना चाहते हो, मगर आप टैक्स टू जीडीपी तो बढ़ा नहीं पा रहे। आप इसलिए आप हेल्थ पे नहीं खर्च करते। आपने हेल्थ पे दिखाया कितना खर्च कर अमेरिका में,
आप भारत में एजुकेशन पे वो नहीं खर्च करते, इसीलिए तो ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई। और आप सोशल ट्रांसफर्स पे नहीं खर्च करते। आपने दिखाया कि अमेरिका में सोशल ट्रांसफर्स पे कितना Yeah. पैसा खर्च होता है। तो They are also earned. They are not the फुकट का नहीं है वो, they are also earned, you know. For example, मुझे लगता है कि मुझे और अगर इलॉन मस्क दोनों को उतना ही मिलेगा सोशल सिक्योरिटी, विच विल बी मैक्सिमम विल बी, अगर मैं और 10 साल काम करूं तो मुझे $4,500 मिलेंगे महाना, और इलॉन मस्क को भी 4.5 ही मिलेंगे, सो देयर इज एन अपर कैप। तो ओके, हाँ, टोटल बट 4.5 महीने का। ओके, महाना के उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलते। बट द थिंग इज के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एक कैपिटलिस्ट कंट्री में इतने नेटवर्क है, सोशल नेट, और आप जो बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। बट सर लंबी हो गई ये बात, इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन, और आई होप, प्रॉब्लम ये है कि सर इंडिया में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की डिफॉल्ट होते जा रहा है, लोग आर नॉट इंटरेस्टेड, बस यही देखते हैं क्या इस बात से मोदी की शान बढ़ सकती है, नहीं, अगर इस बात से मोदी की शान घटती है तो दे डोंट वांट टू टॉक। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मुझे देखना कितने लोग शिकायत करेंगे कि आपने चाइना से क्यों कंपेयर किया, आप पाकिस्तान से कंपेयर करना था। आजकल पाकिस्तान हैज बिकम द बेंचमार्क फॉर इंडिया फॉर एवरीथिंग। अगर पाकिस्तान से हम बेहतर हैं तो हम बिल्कुल बेहतर हैं। मुझे एक जाते जाते एक आपको एक मूवी की बात सुनाऊंगा कि एक मिसिसिपी बर्निंग नाम की एक मूवी थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन की ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, कि किस तरह 1960s में ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार होता था। तो जिस बंदे ने मूवी बनाई उसको शक था कि उसके बाप ने पड़ोसी ब्लैक फार्मर के खच्चर को मार डाला, जिसके वजह से वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया। तो क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती था, ही वॉज डूइंग बेटर देन दिस पर्सन। तो एक दिन इसने हिम्मत करके, ये प्रोड्यूसर ने अपने बाप से पूछ लिया कि वो हमारे पड़ोसी के खच्चर को किसने मारा, सर आपको कुछ आइडिया है अब्बा? तो फादर ने बहुत देर तक खामोश था, फिर उसने कहा कि अगर हम कालों से अच्छे नहीं हैं तो फिर किससे अच्छे हैं? सो दैट वाज द बिलो, कि अगर उनसे भी अगर हम नीचे चले गए तो हम कुछ गए। तो इंडिया में मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान वो उस तरह का बेंचमार्क बना हुआ है कि इफ यू आर बेटर देन पाकिस्तान देन वी डोंट केयर कि हम कितने गड़े में पड़ जाएं, मोदी इज ग्रेट। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि लोग इस तरह के शोज पे सोचे, डेटा ड्रिवन है, हम फिक्टिशियस नहीं है, वी आर शोइंग देम द फैक्ट्स, एंड इट इज वरिंग, इनके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड्स ऑन कोर्स करेक्शन। तो अभी तो हमने कोर्स करेक्शन की बात ही नहीं की, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पेशेंट की बीमारी क्या है। अभी तो दवा और इलाज की बात हम आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। बट एनीवे संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और फिर मैं आपसे बात करूंगा, और लोगों को जाते जाते दोबारा याद दिला देता हूं कि इंडिया आउट ऑफ वर्क, इसका मैं लिंक ज़रूर लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ टेक अ लुक एट द बुक, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एट दिस टाइम। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू।